सभी को सलाम नमस्ते और जय हिंद जय श्री राम। राधे राधे। आदाब सत श्री अकाल गुड मॉर्निंग सभी को। हाय हेलो। एक बार बता दे भाई, ऑडियो वीडियो सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो पा रही है क्या? यस और नो कमेंट कर दे एक बार दोस्त। क्या सब चीज़ें क्लियर हैं? बताएं एक बार दोस्त। बताएं भाई एक बार, क्या सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो पा रही है आप लोगों तक? ऑडियो वीडियो सब सही है? सभी को जय श्री राम। राधे राधे। एक बार बता दे भाई। इज एवरीथिंग ऑल राइट? ओके है, ओके है, ओके है, ओके। ग्रेट 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 ग्रेट। ठीक है जी। ग्रेट। सभी को हैप्पी मकर संक्रांति भाई। ग्रेट। चलिएगा। आज 3 टाइप रहते हैं अपने और उनको निपटा देते हैं और फिर ये टॉपिक जो अपना फिनिश हो जाएगा। सब चीज़ें क्लियर है, साउंड वीडियो सब क्लियर। ठीक है। हाँ थैंक यू। ये क्वेश्चन हो गया था गाइस। हाँ ये हो गया था। ये क्वेश्चन करना आज। चलो जी। ठीक है, कर लें स्टार्ट आज। 6 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 3 टाइप निपटा देंगे और उसके बाद में ना ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। एक कोशिश करूंगा कि शाम को भी क्लास रखूं आज। 2-3 घंटे की, 3 घंटे के लगभग कोई एक टॉपिक देखेंगे। कोई 3 घंटे में जो कंप्लीट हो जाए अपना, ऐसा कोई टॉपिक देख लेंगे। ठीक है, उसको इवनिंग में निपटाने का काम करेंगे आज। और कल संडे है, कल भी कोशिश करूंगा कि मॉर्निंग में या तो अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर शाम के टाइम देखेंगे, कल क्लास रख लें। और मतलब कहने का ये है कि एक टॉपिक आज और एक टॉपिक कल फिनिश करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है ना? तो थोड़ा अपडेटेड रहना, ऐप को बार बार चेक करते रहना कि जैसे स्केजुअल डाल दिया जाता है तो उस टाइम पर आ जाना। ठीक है, स्केजुअल यही कोई डाल पाऊंगा मैं लगभग 1-1.5 घंटे पहले, 2 घंटे पहले डलवा पाऊंगा। ठीक है जी, करें स्टार्ट। ग्रेट। देखो पहला क्वेश्चन देखो भाई आज का। होने का टाइम है, खराब ना करियो। एक नाव की शांत जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह नदी में 75 किलोमीटर जाने व वापस आने में 8 घंटे लेती है। कहने का मतलब क्या हो गया? 75 किलोमीटर जाएगी और फिर वापस भी आएगी, परंतु ये नदी में है। 75 किलोमीटर है, जो 75 किलोमीटर है वो कहाँ है? वो नदी के अंदर है। नदी में कहने का मतलब कॉमन सेंस यूज करेंगे, क्या हो जाएगा? पानी चलने लग जाएगा। ठीक है ना जी? ठीक है जी। 3 बजे के आसपास देख लेंगे क्लास को, अगर कर पाया तो। ठीक है ना? तुम्हारे एंड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेरे एंड से ही हो जाती है, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट थिंग। अच्छा जी, 8 घंटे लगते हैं उसको। पूछा गया है कि धारा की चाल क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, एक बार अगर समझने की कोशिश करेंगे तो। देखो फिर, कल वाला लेक्चर नहीं लगाया तो कल वाला पहले देख लें, या आज लगा लो। आज लगा लो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आज लगा लो, कोई टेंशन नहीं है। सब अलग अलग है, डिफरेंट है मामला। देखो भाई, बहुत आराम से समझना इस बात को। ये 75 किलोमीटर क्या करती है? अनुकूल जाती है। ठीक है जी, 75 किलोमीटर क्या जाती है? अनुकूल जाती है। और अपने को क्या दे रखा है? टोटल टाइम दे रखा है। टोटल क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है कि टोटल 8 घंटे लगते हैं इसको। ये टोटल जो 8 घंटे इसने दे दिए ना, इसका मतलब इतना सा है कि हम भी टोटल टाइम को ही काउंट करेंगे। हम भी किसको मेजर करेंगे? टोटल टाइम को ही, यानी कि कुल समय का ही मापन हम लोग करने वाले। अब समय कैसे निकलता है सभी को पता है। समय कैसे निकलता है? थोड़ी बहुत साफ नीयत रखने से, थोड़े बहुत रिश्तों को बचाने की कवायद रखने से, थोड़ा बहुत ताल्लुकात जिंदा रखने के लिए ऐसी भावना होनी चाहिए, तभी समय निकलता है। वरना टाइम कहाँ होता है? समय ऐसे निकलता है। या फिर दीप झंडू की माने तो कैसे निकलता है टाइम? आगे यानी वही बिलो टाइम। तो समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दूरी बटे में चाल करते हैं, है ना? दूरी बटे में चाल करते हैं। अब दूरी तो हमें पता है कि अपस्ट्रीम ले या डाउनस्ट्रीम ले, यानी कि अनुकूल ले या प्रतिकूल ले। कैसे निकलेगा? दूरी तो कितनी आएगी दोनों की ही? 75 किलोमीटर आएगी। तो दूरी तो हो गई 75 किलोमीटर। तो मैंने ऊपर लिख लिया दूरी 75 किलोमीटर। बटे में मैं क्या लिखूंगा? अनुकूल की चाल लिखूंगा, क्योंकि ये दूरी है। दूरी के बटे में चाल करूंगा, समय आ जाएगा। अब मैं पहले क्या कर रहा हूं? अनुकूल का समय निकालना चाहता हूं, तो अनुकूल की चाल लिखूंगा नीचे।
ठीक है। फिर इसी 75 को प्रतिकूल की चाल से भाग करूंगा, प्रतिकूल की चाल से भाग करूंगा, प्रतिकूल का समय आ जाएगा। दोनों समयों को जब मैं आपस में ऐड करूंगा तो मेरा समय कितने के बराबर आना चाहिए? आप बोलोगे कि जी टोटल 8 घंटे के बराबर आना चाहिए, यानी कि यहां बराबर 8 आना चाहिए। अब देखो 75 के बटे में 75 को डिवाइड करवाना है हमने किस चीज से? अनुकूल की चाल से, यानी कि ए से। अनुकूल की चाल बनती कैसे है? तो आप लोग बोलोगे कि अनुकूल की चाल बनती है नाव की शांतजल में चाल और धारा की चाल के आपस में योग करने से, यानी कि बी और डी का जोड़ करते हैं। बी की इस सिनारियो के अंदर वैल्यू दे रखी है कि नाव की शांतजल में चाल कितनी है? 20 है। तो 20 के अंदर क्या करना है? मुझे डी को जोड़ना है, बी के अंदर डी को जोड़ना है, ठीक है। बी जमा में डी लिख दिया मैंने। अब यहां क्या है? प्रतिकूल है, और प्रतिकूल कैसे बनता है? बी नेगेटिव डी करने से बनता है, यानी कि बी घटा डी। सिर्फ ये एक इक्वेशन है, सिर्फ ये एक इक्वेशन है। इसको सिंप्लीफाई करके हमने डी की वैल्यू बतानी है। देखो लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? धारा की चाल क्या है? क्या पूछ रखा है? धारा की चाल क्या है? सिर्फ इतनी सी बात आप लोगों से डिमांड में रखी गई है। ठीक है जी, ठीक है जी, ग्रेट। क्लियर है? ग्रेट। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था, यहां से अगर आप लोग चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझते हो ना? द्विघात समीकरण जिसको बोलते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के बराबर बनता है। वहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव बी पॉजिटिव नेगेटिव बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac का स्क्वायर रूट 2 बटे में 2a करके निकाल सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, या ऑप्शन हिट एंड ट्रायल से निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के तुम्हारे पास हजारों तरीके होंगे, कोई सा भी इंप्लीमेंट कर दोगे, परंतु मैं उस तरीके से नहीं करवा पाऊंगा भाई, वो बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा। उस तरीके से ना करके इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना चाहिए मैं उसकी बात करूंगा। सीधी सी बात ये है, देखो ये तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन बन गया। देखना एक बार, मुझे डी की वैल्यू निकालनी है, बहुत आराम से देखना इस बात को। डी क्या है? एक बार तो यहां तो 20 के अंदर जुड़ रहा है, यहां 20 में से घट रहा है। यहां से तो कुछ भी डी की वैल्यू हो सकती है, 20 के बराबर हो सकती है, 20 से बड़ी हो सकती है, 20 से छोटी हो सकती है, कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। परंतु 20 में से डी घट रहा है तो ये कहना चाहता है कि डी की जो वैल्यू है 20 के बराबर नहीं हो सकती। 20 के बराबर क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 20 में से अगर 20 घटेगा तो 75 बटे में 0 हो जाएगा, और किसी भी संख्या को अगर 0 से डिवाइड करवाते हैं तो वो चीजें फाइनाइट नहीं रहती, इनफाइनाइट हो जाती है, यानी कि अनंत हो जाती है, वो कभी ना रुकने वाली चीजें हो जाती है, ठीक है। या इनडेफिनेट कह लो कि उसको अपरिभाषित एक कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है उसको, राइट, यानी कि 0 से डिवाइड तो कर नहीं सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि डी की वैल्यू 20 के बराबर नहीं हो सकती, और 20 से फिर बड़ी भी नहीं हो सकती। 20 से बड़ी होगी अगर तो इसका मतलब होगा कि प्रतिकूल की चाल नेगेटिव में हो गई, परंतु कभी भी चाल नेगेटिव में नहीं होती, कभी भी चाल नेगेटिव में नहीं होती। ये मैं कह रहा हूं मैथ के बिहाफ पे, ठीक है, गणित के बिहाफ पे ये बात बोली जाएगी कि चाल नेगेटिव नहीं हो सकती। फिजिक्स के बिहाफ पे अगर बोलूं तो चाल वहां नेगेटिव भी हो सकती है। वेलोसिटी हो तो, स्पीड हो तो, सॉरी स्पीड तो वहां पर भी खैर नेगेटिव नहीं हो सकती, परंतु वेलोसिटी नाम की चीज वहां पर नेगेटिव हो सकती है फिजिक्स में। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव जो है न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट ना करके वहां का नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है केवल डायरेक्शन को। तुम्हें भी पता होगा कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सादी राशि होती है, जिसके पास में एक मान भी होता है और उसके पास में डायरेक्शन भी होती है, तो वो केवल डायरेक्शन को शो करता है। तो यहां से मैं कहूंगा कि 20 नेगेटिव डी, अगर डी 20 से बड़ा बन गया तो इसका मतलब होगा कि प्रतिकूल की वैल्यू नेगेटिव में आ गई, परंतु मैथ के अंदर चाल नेगेटिव में यानी कि ऋणात्मक में नहीं हो सकती, यानी कि डी की वैल्यू 20 के बराबर या 20 से बड़ी नहीं हो सकती। अब मैंने पहला ऑप्शन देखा, ऑप्शन ए देखा, ऑप्शन ए देखा, अगर ऑप्शन ए को देखे तो 27 से 20 से बड़ा है, क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। जब मैंने ऑप्शन ए देखा तो ये 20 से बड़ा है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। ये भी 20 से बड़ा है, क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। ये एग्जैक्ट 20 के बराबर है, ये 0 बनाने की बात कर रहा है, ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का तो बहुत आराम से क्वेश्चन का आंसर निकल गया, कोई चक्कर वाली बात ही नहीं थी। अब हमें क्या करना चाहिए? अगर एग्जैक्ट वैल्यूज दे रखी होती इसने, फॉर एग्जाम्पल मैं मान करके चलता हूं कि इसका एक ऑप्शन तो है, मान लेते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ऑप्शन है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ऑप्शन है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ऑप्शन है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। सभी के साथ क्या जुड़ा हुआ है भाई? किलोमीटर प्रति घंटा जुड़ा हुआ है, क्योंकि चाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना दोस्त, चाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लेते हैं ये ऑप्शन है, अब ये ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है, मतलब कि 20 से बड़ा कोई हिस्सा भी नहीं है, 20 के बराबर कोई हिस्सा भी नहीं है। अब कैसे सॉर्ट आउट करते फिर जी?
अब कैसे सॉर्ट आउट करते? अब तो सीधे सीधे नहीं कह सकते कि ये आंसर आएगा। अब क्या करना पड़ेगा? अब सभी के सभी, अब ये सभी के सभी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। धारा की चाल पूछ रखी है और ये ऑप्शंस डाल दिए, तो डी की जगह पर एक बार तो 5 डाल करके देखो। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो 5 ही क्वेश्चन की वैल्यू बन जाएगी। अगर 5 रखने से ना हुआ तो हम फिर 10 के साथ निकलेंगे, फिर 15 और फिर 12 रख करके देखेंगे। जो सा भी जो कोई सा भी इनमें से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का काम करेगा, संतुष्ट करने का काम करेगा, वही क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी दोस्त। क्लियर है ना मेरी बात? यानी कि हमें देखना है कि सेटिस्फेक्शन कहां मिल रहा है। हमने सिर्फ ये देखना है कि सेटिस्फेक्शन कहां मिल रहा है इक्वेशन को, ठीक है ना? सेटिस्फेक्शन कहां मिल रहा है इक्वेशन को। तो मैंने डी को सबसे पहले 5 रख करके देखा। देखो मन ही मन में काउंटिंग करते हैं सारी की सारी। 20 और 5 का जोड़ कितना होगा? 25। 25 75 को कितने पर काट देगा? 3 पर। यानी कि यहाँ डी की वैल्यू मैं 5 लेकर के चल रहा हूँ, यहाँ से वैल्यू आ रही है 3 घंटे। अब जैसे ही मैंने डी को 5 रखा तो 20 में से 5 गया 15 हो गया, और 15 से 75 कितने पर कट गया? 5 पे। 3 और 5 का आपस में अगर जोड़ करूं तो कितना मिलेगा? 8 मिल जाएगा। यानी कि 5 ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही क्वेश्चन का आंसर होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि 5 के अलावा भी कोई संख्या ऐसी निकलेगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी। वजह जान लो, ऐसा मैं क्यों कह पा रहा हूं, इस बात का मैं दावा क्यों कर पा रहा हूं। आपके पास में ना दोस्त एक इक्वेशन है, आपके पास में ना दोस्त एक इक्वेशन है। कितनी इक्वेशन है आपके पास में? आप बोलोगे जी हमारे पास में ना एक इक्वेशन है। कितनी इक्वेशन है आपके पास में? एक इक्वेशन है। ये एक इक्वेशन है ना, एक ही इक्वेशन है, समीकरण एक है। इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं? डी नाम का एक ही वेरिएबल है। हाँ वो 2 बार आ गया है वो कोई बात नहीं, 4 बार भी आ सकता है, 5 बार भी आ सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। परंतु वेरिएबल तो एक ही हुआ ना, वेरिएबल तो एक ही हुआ। एक ही इक्वेशन एक ही वेरिएबल। तो मैथमेटिशियन का मानना है कि ऐसे सिनारियो के अंदर जब कभी भी जितनी की इक्वेशन हो ठीक उतने ही वेरिएबल होने पर उस वेरिएबल की यूनिक वैल्यू निकल करके आती है, एक वैल्यू निकल करके आती है, और वो यूनिक होती है। यानी कि वो वैल्यू रिप्लेस नहीं करी जा सकती किसी के साथ, वो एग्जैक्ट उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। उससे कम या ज्यादा कभी भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। सिर्फ इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूं, ठीक है? तो यहां पर डी की एक ही वैल्यू आ सकती है और वो 5 ने सेटिस्फाई कर दिया, तो 5 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या यूज कर लिया? हिट एंड ट्रायल यूज कर लिया, ठीक है जी? हिट एंड ट्रायल यूज कर लिया। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि उसी क्वेश्चन की फोटोस्टेट है ये एकदम, ठीक है? क्या बोला गया? एक नाव शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैरती है। यह नदी में 48 किलोमीटर जाकर वापस कुल 10 घंटे में आती है, ठीक है जी? 48 किलोमीटर जाती है फिर 48 किलोमीटर ही आती है, और ऐसा करने में उसको ना टोटल 10 घंटे का टाइम लग जाता है। धारा की चाल क्या है? क्वेश्चन में आपसे ये बात पूछी गई है, ठीक है जी? क्वेश्चन में आपसे ये बात पूछी गई है, कैसे हैंडलिंग करेंगे वो देख लेते हैं। देखो एक बार, इसने क्या करा, इसने क्या करा? 48 किलोमीटर दौड़ाया धारा के अनुकूल। तो मैं कहूंगा कि 48 बटे में चाल, यानी कि बी और डी का जोड़, और बी की वैल्यू ही दे रखी है यानी कि 10 के बराबर। यानी कि 10 में क्या हो जाएगा? डी जुड़ जाएगा। भूख लग गई। 10 के अंदर क्या हो जाएगा? डी का जोड़ हो जाएगा। ये क्या निकला है? ये अनुकूल का टाइम निकला है, अनुकूल का टाइम निकला है, ठीक है जी? अनुकूल का टाइम निकला है। अब क्या करेंगे? प्रतिकूल का टाइम और निकाल लेते हैं। प्रतिकूल का टाइम निकालने के लिए प्रतिकूल की दूरी जो कि ठीक 48 ही है, बटे में प्रतिकूल की चाल जो कि बी माइनस डी करने से आएगी। बी की वैल्यू क्योंकि 10 है तो 10 रख दिया, नेगेटिव डी। इन दोनों टाइम का अगर मैं जोड़ करूं तो मुझे कितना मिलना चाहिए? आप लोग बोलोगे कि 10 घंटे मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 10 घंटे के बराबर मिलना चाहिए, ठीक है? क्लियर है? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई जो भी करवा रहा होगा नीचे के 4 ऑप्शंस में, वही क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऐसा मैं ही नहीं कह रहा, प्रवीण उड़ान सर भी ऐसा ही बोलते हैं। क्यों सर ऐसा ही बोलते हो आप भी? बिल्कुल ऐसा ही बोलते हैं प्रवीण सर भी, ठीक है? तो क्या करना है? इक्वेशन को सेटिस्फाई देखना है कि कौन कर पा रहा है। सबसे पहले मैंने 2 को उठा करके रखा। देखो मन ही मन कैलकुलेशन करेंगे सारी। 2 अगर यहाँ रखूं, 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। 12 48 को कितने भाग करेगा? 4 पे। तो यहाँ से तो आ गया 4। 10 में से 2 घटाया कितना आ गया? 8। 8 48 को काटेगा 6 पे। तो 4 और 6 का जोड़ कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे ऑप्शन ए ही हो जाएगा, इसी ने सेटिस्फाई कर दिया, बात खत्म। बात खल्लास हो गई भैया, बात खल्लास हो गई, ठीक है? बात खल्लास हो गई। क्लियर? इस क्वेश्चन को लेकर के किसी को आपत्ति तो नहीं है? एक बार जल्दी से कमेंट मारो यहाँ पे, बताओ एक बार। बताएं दोस्त।
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई डाउट बना हो? कोई डाउट नहीं बना? सब यहाँ तक पहुँच गए मेरे साथ? कोई बेवफा तो नहीं हुआ इस सफ़र में? सब के सब हम सफ़र बने हुए हैं अभी तक। ग्रेट, चलेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक नाव 75 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में आने से 2 घंटे ज्यादा लेती है, नाव की शांत जल में चाल क्या है? ठीक है, एग्जैक्ट सेम जो अभी क्वेश्चन करके आया ना, उसी जैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क है, वहां जोड़ कर रहे थे, यहाँ घटा करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है जी। देखो क्या करना क्या है क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन को समझ लो कि कहना क्या चाहता है। देखो, धारा की चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, एक नाव है जिसकी शांत जल में कुछ चाल रही होगी, वही बल्कि हमने बतानी भी है इसको। वो नाव जो शांत जल में किसी चाल से तैर सकती है, इस धारा के अंदर चलाई जाती है, जिसकी चाल क्या है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जहां पानी बह रहा है इस चाल से। वो नाव क्या करती है? 75 किलोमीटर प्रतिकूल जाती है और फिर आती है, परंतु वो प्रतिकूल जाते टाइम उसने अनुकूल आने के टाइम से 2 घंटे ज्यादा ले लिए। इस बात को मैं क्या लिखूंगा, एक बार समझ लेना मेरी बात को, कि प्रतिकूल का टाइम हमेशा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सेम होगा तो ये हमेशा ही होगा कि जहां चाल ज्यादा है वहां टाइम कम होगा, और जहां चाल कम होगी वहां टाइम ज्यादा होगा, और जहां चाल ज्यादा होगी वहां टाइम कम होगा। सिंपल सी बात है ना मेरी बात, है ना? सिंपल सी बात है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई? अब मैं ये कह रहा हूं दोस्त आपसे, अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि प्रतिकूल का टाइम अनुकूल के टाइम से कितने घंटे ज्यादा है? 2 घंटे ज्यादा। यानी कि ये मैंने ले लिया अनुकूल का टाइम, ये मैंने ले लिया अनुकूल का टाइम। अगर प्रतिकूल के टाइम में से अनुकूल का टाइम मैं घटा दूं तो मुझे बराबर कितना मिलना चाहिए? 2 घंटे मिलना चाहिए, क्योंकि प्रतिकूल में 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। प्रतिकूल में क्या लगते हैं? 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। इस बात को आप यूं समझ लो, इस बात को आप यूं समझ लो कि अनुकूल का टाइम हो और एक प्रतिकूल का टाइम है। 2 घंटे ज्यादा लगने का मतलब क्या हुआ कि अगर यहां अनुकूल के 10 घंटे लगते तो यहां कितने लगेंगे? 12 लगेंगे। और अगर यहां 5 घंटे लग रहे हो तो यहां कितने लगेंगे? 2 घंटे ज्यादा, यानी कि 7 लगेंगे। अब यहां से एग्जैक्ट टाइम तो हमें पता नहीं है कि 10 लग रहे हैं कि 12, 5 के 7, ये तो नहीं पता, परंतु ये बात जरूर पता है कि अगर इस प्रतिकूल वाले में से इस अनुकूल वाले को नेगेटिव किया जाए, घटाया जाए, ठीक है, यानी कि प्रतिकूल वाले में से अनुकूल वाला घटाया जाए, तो चाहे वो 12-10 का केस हो, चाहे वो 7-5 का केस हो, जैसे ही हम प्रतिकूल के टाइम में से अनुकूल के टाइम को घटाएंगे, 12 में से 10 घटाएंगे तो भी 2 आएगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो भी 2 आएगा। यानी कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता, परंतु ये जरूर पता है कि प्रतिकूल के टाइम में से अनुकूल का टाइम घटाने पर 2 घंटे मिल जाते हैं। कितने मिल जाते हैं? 2 घंटे मिल जाते हैं जी। कितने मिल जाते हैं? 2 घंटे मिल जाते हैं। ऐसा करने पे, प्रतिकूल और अनुकूल का डिफरेंस लेने पे। परंतु क्योंकि हमें यह बात पता है कि प्रतिकूल का टाइम ज्यादा होता है, इसलिए प्रतिकूल के टाइम में से अनुकूल का टाइम घटाया जाएगा। ठीक है जी। अब मैं ये कह रहा हूं, प्रतिकूल का टाइम कैसे निकलेगा? आप बोलोगे प्रतिकूल की दूरी कितनी है जी? 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, बटे में प्रतिकूल की चाल, जो कि किसके बराबर होती है? बी नेगेटिव डी होती है। अब बी की तो चलो वैल्यू निकालनी है, नाव की शांत जल में चाल, परंतु डी की तो दे ही रखी है ना 5, यहां 5 रख दिया, नेगेटिव। अनुकूल का टाइम कैसे निकलेगा? अनुकूल की दूरी वही 75 बटे में अनुकूल की चाल कैसे बनती है? बी यानी कि नाव की शांत जल में चाल पॉजिटिव, डी यानी कि डी का जोड़ कर देंगे, धारा की चाल की वैल्यू दे रखी है यानी कि 5 के बराबर, और ये बराबर कितने के आना चाहिए? तो 2 के बराबर आना चाहिए। देखो अब वही क्वेश्चन बन गया जो पीछे बन रहा था, यानी कि एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करके उसको दे देनी होती है। इतना सा काम करना होता है। अब यहां पर ना एग्जैक्ट वही काम कर सकते हो जो पिछले क्वेश्चंस के साथ अभी तक हमने किया है। एक बार ऑप्शन ए उठाएंगे, बी उठाएंगे, सी उठाएंगे, डी उठाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन ए को उठा करके रखा मैंने, एक बार तो मैंने क्या किया, एक बार तो ना ऑप्शन ए को उठा करके देखा। ऑप्शन ए क्या कहना चाहता है कि जो चाल है नाव की शांत जल में चाल, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां एक बार 20 रख के देखो, 20 में से 5 घटेगा, बी की वैल्यू मैंने कितनी ले ली? 20। 20 में से अगर 5 घटेगा 15 बचेगा। 15 75 को कितने पर काट देगा? आप बोलोगे 5 पर काट देगा जी। 15 पंजे 75, यहां से 5 आएगा, ये नेगेटिव एज इट इज। अगर मैं बी की वैल्यू 20 लेकर के चलाऊं तो 20 और 5 का जोड़ कितना हो गया?
20 और 5 का जोड़ कितना हो गया 25। 25 75 को कितने पर काट देगा जी 3 पर काट देगा, यानी है कि यहां से 3 वैल्यू आ गई। 5 में से 3 घटाने पर कितना बचता है 2 बचता है, और 2 ही राइट हैंड साइड में दे रखा है, यानी कि इसी ने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो यही क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्त, ठीक है ना, यही क्वेश्चन का आंसर बनेगा दोस्त, ठीक है, क्लियर है, क्लियर, किसी कोई आपत्ति तो नहीं है, किसी को आपत्ति तो नहीं है दोस्त। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा। मैथ की प्रैक्टिस के लिए कोई बुक बता दो। मैथ की प्रैक्टिस के लिए ये पीडीएफ वगैरह लगा लो, और आपके पास जिस भी किसी पब्लिकेशन की बुक पड़ी हो, किसी भी ABCD XYZ, उस पब्लिकेशन की बुक से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अगर आपके पास ऐसी कोई बुक है जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है, ऑलरेडी करके रखी हुई है, और आप चाहते हो कि कोई नई बुक लेनी है, तो उस पब्लिकेशन के अलावा कोई भी दूसरे पब्लिकेशन की बुक ले लो। मैथ की वो हर एक बुक बेस्ट होती है, वो हर एक बुक बेस्ट होती है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी, या जिसके क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखे होते। कोई भी पब्लिकेशन कम नहीं है अपने आप में, सभी ने भर भर के क्वेश्चन दे रखे हैं। दुनिया में मार्केट के अंदर जितने भी मैथ के पब्लिकेशन बने घूम रहे हैं, सभी के सभी अपने आप में बेस्ट है, सभी का सेम लेवल है, कोई ऊपर नीचे नहीं है भैया। जिस भी बुक से आपने नहीं करा है वही आपके लिए बेस्ट है, जिससे कर रखा है वो आपके लिए बेस्ट नहीं रही, वो थोड़ा सा नीचे ही कैटेगरी में चलेगी, उसको हटा दो, कोई नहीं डाल दो आप, ठीक है। परंतु वो अगर नहीं कर रखी तो वही बेस्ट है आपके लिए, जो रखी हुई है आपके घर में, वही उठाओ और वहीं से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। कोई भी आप बुक उठा करके किसी भी पब्लिकेशन से सॉर्ट आउट करना स्टार्ट करते हैं, कोई क्वेश्चन अटक जाता है, तो आप मुझ तक पहुंचाने का काम करें, या ऐप के ऊपर जैसे डाउट सेक्शन खुला नहीं है क्या अभी तक भी, कमाल करती है यार पांडे जी, कब तक खोलोगे उसको? तो लीजो मैथ्स का अपना जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है, वहां पर आप लोग उनको डाल सकते हो, बढ़िया सी क्लियर सी इमेज खींच करके उस क्वेश्चन को वहां भेज दो, जैसे टाइम लगेगा हम लोग सॉर्ट आउट करके वहां आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे, ठीक है जी, क्लियर है, किसी का कोई डाउट नहीं बना, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा बनेगा। अब एक बात और है, एक बात और है दोस्त, कि अगर यहाँ बी की वैल्यू आप 20 के अलावा 25 35 और 30 में से कोई सी भी ट्राई करोगे, तो ये इक्वेशन दौड़ा पे काला लिख दूं मैं, दौड़ा पे काला लिख दूं मैं, या सेटिस्फाई को नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक के जना सेटिस्फाई कर सका था, डी की सॉरी बी की एक की वैल्यू इसने सेटिस्फाई कर सकी थी, और वह वैल्यू एल ही भाई 20, ईव और कोई सी वैल्यू नहीं आ सकती जो इसने सेटिस्फाई करने का काम कर देगी, क्योंकि एक इक्वेशन एक वेरिएबल, दैट मींस एक यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, और वो यूनिक सॉल्यूशन पर हम पहुंच चुके हैं, है ना। इंस्टाग्राम आईडी दोस्त लीजो मैथ्स के नाम से, ठीक है, ये देखो, ये है लीजो मैथ्स, ये यहाँ कहीं लिख भी रखा होगा हमने, ये तो सब्सक्राइब सेंड डाउट्स एट इंस्टाग्राम, ये रहा इंस्टाग्राम की आईडी है, लीजो मैथ्स लिखोगे इंस्टाग्राम में, आप लोगों को ऐसा एक आइकन दिखाई पड़ेगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, DPPP जो भी बोलते हैं वो दिखाई पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। चलो जी, एक और क्वेश्चन ऐसा ही हम प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद में आज के इस एपिसोड से एक अंतिम टाइप को उठा करके सॉर्ट आउट करने का काम करेंगे, एक बार इस क्वेश्चन को निपटा लेते हैं। ग्रुप डी का पेपर देंगे 2018 में, जो लेवल आया 10th बेस पर, वो वाले क्वेश्चन कब करवाओगे दोस्त? अगर आप ये क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर पा रहे हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ वो क्वेश्चन आप लोगों को बहुत हल्के से लगेंगे, बहुत आसान लगेंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को कवर अप कर लेते हैं तो आप लोगों का माइंड ना इतना ब्रॉड हो जाएगा कि अब दुनिया का जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स का मैथ का पोर्शन है ना, वो किसी भी लेवल का हो, आप लोग थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं होगी आपके मन के अंदर। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ोगे, या तो क्वेश्चन का आंसर पढ़ते पढ़ते निकल आएगा, या फिर 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए खींच करके 30 सेकंड के लिए पेन चलाओगे रफ कॉपी के ऊपर, और आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर आपके सामने हो, ठीक है ना। तो अगर मैं एग्जैक्ट ये बोलना शुरू करूं, तुम्हारी लोगों की ना मानसिकता ऐसी है, मैं ये बोलूं देखो भाई साहब ग्रुप डी, ग्रुप डी, ग्रुप डी, फिर तुम्हें लगने लगता है कि ग्रुप डी के क्वेश्चन चल रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्त, ये मैथ है। मैं जो टॉपिक उठाता हूँ उसको बिल्कुल नीचे से लेकर के उसका जितना पीक मैं जानता हूँ, मैं वहां तक उस टॉपिक को लेकर के जाने का काम करता हूँ, है ना। ठीक है ना। चलो जी, ये क्वेश्चन निपटाया किसी ने, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था। 48 किलोमीटर प्रति प्रवाह जाने में अनुकूल आने से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, नाव की शांत जल में चाल क्या होगी यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो। पीछे जब वाला जैसा ही क्वेश्चन है ना,
क्या करना होगा, टाइम निकालना होगा हमें, टाइम निकालना होगा, टाइम निकालना होगा। तो क्या करना है, 48 तो एक बार प्रतिकूल ले जाओ, 48 प्रतिकूल पहले लेकर के जाएंगे क्योंकि प्रतिकूल का टाइम ज्यादा होता है और ज्यादा में से ही कम को घटाया जाता है, तो यहाँ अनुकूल का टाइम लेंगे, यहाँ दूसरे नंबर पर अनुकूल का टाइम लेंगे। अब प्रतिकूल की दूरी बटे में प्रतिकूल की चाल रखनी, प्रतिकूल की चाल क्या होती है, तो आप बोलोगे जी बी में से, यानी कि नाव की शांत जल में चाल में से नेगेटिव करना होता है, घटाना होता है डी की वैल्यू को, डी की वैल्यू दे रखी है यानी कि 2। यहाँ क्या आ जाएगा, नाव की शांत जल में चाल और 2 का उसके साथ जोड़ यानी कि धारा की चाल का जोड़, क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर अनुकूल है, ठीक है ना, ठीक है ना। एसएससी में भी चलेगा ये क्वेश्चन। अरे दोस्त मैंने कह तो दिया आपसे, आप लोग जिंदगी में जितने भी क्वेश्चंस फेस करने वाले हो, अगर वो टॉपिक मैंने करवा रखा है तो उस टॉपिक से 99% तो ये होगा कि वो टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा जो मैंने करवा रखा है। उस लेवल को लगा लो या उस टाइप के क्वेश्चन से लगा लो, फिर भी इक्का दुक्का अगर कोई क्वेश्चन नया बन भी जाता है तो वो सॉर्ट आउट वही उन्हीं कॉन्सेप्ट में से होगा जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों तक डिलीवर करने का काम किया है, ठीक है ना। अब बराबर कितना आना चाहिए, 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, बराबर 2 आना चाहिए, बराबर 2 आना चाहिए, ठीक है जी। बी की वैल्यू देख लो एक बार, तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा उठा लो, यानी कि बी की वैल्यू 16 ले ली, 16 में से 2 गया 14 बचेगा, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पाया, अभी के लिए मैं इसको रख रहा हूँ साइड में एक बार, हो सकता है क्वेश्चन का आंसर, परंतु अभी तक ये कंप्लीट डिवाइड नहीं कर पा रहा है और मुझे यह कंप्लीट नंबर चाहिए, तो मैं एक बार तो ये पॉसिबिलिटी लेकर के चलूंगा कि दोनों जगह पर कंप्लीट नंबर बने, ठीक है ना। तो मैं अभी 16 को क्यों छोड़ रहा हूं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं इसको, मैं गलत नहीं कर रहा हूं, मैं इसको छोड़ करके चल रहा हूं कि मैं एक बार इससे पहले औरों को चेक करूंगा। मैं चाहता हूं कि एक बार यहाँ एग्जैक्ट वैल्यूज बनती चले। अब यहाँ बी की वैल्यू 16 रखने पे ये 16 माइनस 2 करने पर 14 बन गया, जो 48 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पा रहा, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। अब जैसे ही मैंने बी लिया ऑप्शन, तो ये कह रहा है 15, 15 में से 2 गए 13, वो भी कंप्लीट डिवाइड नहीं कर पा रहा, छोड़ दिया मैंने। अब मैं ऑप्शन सी पे गया, 12 में से 2 गया कितना आ गया, 10 आ गया, कंप्लीट डिवाइड नहीं कर पा रहा, छोड़ दिया मैंने। अब मैं ऑप्शन डी पर पहुंचा, अब मैं ऑप्शन डी पर पहुंचा, 10 में से जैसे ही मैंने 2 घटाया 8 मिल गया, 8 48 को कितने पे काटेगा, आप लोग बोलोगे 6 पर काटेगा, कितने पर काटेगा 6 पर, नेगेटिव एज इट इज रहेगा, बी की वैल्यू में 10 लेकर के चल रहा हूं, 10 और 2 का जोड़ हो जाएगा 12, 12 से 48 कट जाएगा 4 पे, 4 पर कट जाएगा, 6 में से 4 घटाने पर 2 मिलता है, वही राइट हैंड साइड के मुझे दिया गया, इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अब मैं कह सकता हूं कि ए बी सी गलत है, अब मैं कह सकता हूं ए बी सी गलत है, क्यों, क्योंकि मुझे सही का पता लग गया। यहां पर मैं ये नहीं कह करके चला था कि 16 गलत होगा, नहीं, 16 सही भी हो सकता था, 15 भी सही हो सकता था, 12 भी सही हो सकता था, परंतु कोई सा सही क्यों नहीं हुआ अब, क्योंकि हमें सही मिल गया, ठीक है ना। 10 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन, किसी का कोई डाउट तो नहीं बना होगा इस क्वेश्चन में। आई थिंक हमने एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन निपटाए हैं, मुझे नहीं लगता कि इस टाइप में अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम रही होगी। आज के इस एपिसोड से एक लास्ट टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद में ना ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा, बोट एंड स्ट्रीम नाम से जो हमने लगाया हुआ है पिछले 3-4 दिनों से। ये क्वेश्चन देखिए एक बार, तो क्वेश्चन को समझ लीजिए एक बार, बोला क्या गया, उसके बाद में इसके सॉल्यूशन का जिक्र करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है 2 शहर एम और एन, 2 शहर एम और एन, 2 शहर एम और एन एक नदी किनारे हैं, शहर पी इनके ठीक मध्य में है, मतलब ठीक बीच में है वो, ठीक है ना। यानी कि जैसे 10 किलोमीटर की दूरी पर है एम और एन, तो 5 किलोमीटर की दूरी पे है पी, यानी कि एम से देखोगे तो भी 5 किलोमीटर मिलेगा, एन से भी देखोगे तो 5 किलोमीटर मिलेगा। ये मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है 10 किलोमीटर का, इसको मैं 20 किलोमीटर कहूंगा तो मैं कहूंगा कि 10 किलोमीटर दूर मिलेगा एम से भी और एन से भी, यानी कि वो बीच में है भैया, वो कहाँ है, बीच में है। एक नाव एम से पी, जो बीच वाला स्टेशन है, एम से पी जाने व वापिस आने में 15 घंटे लेती है, कितने घंटे लेती है, 15 घंटे लेती है, तथा एम से एन जाने में 6 घंटे लेती है, एम से एन जाने में 6 घंटे लेती है। नदी की शांत जल में चाल व धारा की चाल का अनुपात क्या होगा, नदी की शांत जल में चाल व धारा की चाल का अनुपात क्या होगा। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाएगा जब भी ये क्वेश्चन आएगा, यही अनुपात ही आप लोगों से मांगा जाएगा। अगर अनुपात नहीं मांगा जाएगा तो इन दोनों में से, नाव की शांत जल में चाल और धारा की चाल, इन दोनों में से, इन दोनों में से, इन दोनों में से एक की वैल्यू फिक्स करके देगा, दूसरे की वैल्यू निकालने के लिए हमें बोलेगा। परंतु अगर हमें अनुपात निकालना आ गया तो एक की वैल्यू फिक्स कर रखी हो तो दूसरे की वैल्यू हम भी फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। इतनी सी सिंपल सी बात है।
देखें अब पहले तो एक बार ना इस क्वेश्चन को, एक बार तो ना इस क्वेश्चन को हम फोटोग्राफी को बना लेते हैं, ये कहना क्या चाहता है, एक बार तो इमेज बनाते हैं इसकी। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है। दो शहर हैं एम और एन, तो ये पहला शहर है यहाँ, ये शहर है यहाँ, ये मैंने ले लिया एम। ये शहर कौन सा है, आपने कहा ये शहर है एम, ये कौन सा शहर है एम। और यहाँ एक शहर है एन, यहाँ एक शहर है एन, यहाँ दूसरा शहर है दोस्त एन। नदी के किनारे हैं ये, नदी के किनारे हैं। इनके ठीक मध्य में कौन है, पी है। ठीक है, इनके ठीक मध्य में कौन है, पी है। तो यानी कि मध्य का कहने का मतलब हो गया कि ठीक इनके बीच में है, यानी कि जितना एम से दूर पड़ता है ये उतना ही एन से दूर पड़ता है, ये इनके बीच में है कहीं। ठीक है जी, उतना ही कहां पड़ता है, उतना ही एन से पड़ता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में बोला क्या गया, एक नाव है, दो शहर एम और एन एक नदी किनारे हैं, शहर पी ठीक इनके मध्य में है, इसको हमने ले लिया। एक नाव एम से पी जाने, एम से पी जाती है, वह वापस आने में 15 घंटे लेती है। एम से पी जाएगी, एम से पी जाएगी और फिर वापस आएगी, यानी कि एक नाव ने क्या करा, वो एम से पी चली गई, एम से पी क्या है, चली गई, और यहां जाकर के वापस भी आ गई, यहां जाकर के वापस भी आ गई। एम से पी गई और फिर पी से वापस एम आ गई। एम से पी जाने वह वापस आने में 15 घंटे लेती है। यहां कितना टाइम लग गया उसको, आप लोग बोलोगे जी यहां तो उसको 15 हार्स लग गए, 15 घंटे लग गए। 15 H लिखा है मैंने, जिसका मतलब है कि 15 घंटे लगते हैं। ठीक है, अगली लाइन पे आते हैं। तथा एम से एन जाने में 6 घंटे लेती है। एम से एन जाने में कितने घंटे लेती है, 6 घंटे लेती है। एम से एन, ये हो गया एम स्टेशन, और यहां से डायरेक्ट यहां एन पर पहुंचने के लिए, एम से एन स्टेशन पर जाने के लिए उसको 6 घंटे लग जाते हैं, 6 हार्स लग जाते हैं, 6 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, क्लियर है, किसी कोई दिक्कत नहीं हुई, क्लियर है। ये क्वेश्चन बोला गया हमसे, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि नदी की शांत जल में चाल व धारा की चाल का अनुपात बता दो कि कितने के बराबर होने वाला है। ठीक है जी, कितने के बराबर होने वाला है। ठीक है, ठीक है, एक बार 2 मिनट लगेंगे भैया, 2 मिनट लगेंगे, एक बार रुक जाओ। ठीक है, 2 मिनट बाद आ रहा हूँ, 2 मिनट बाद आ रहा हूँ, 2 मिनट बाद। कौन से नंबर पे करना है, हाईलाइट करना उसको। सो तो नहीं गया भाई, कोई सा चला तो नहीं गया। ठीक है, एम से पी 15, रिमेनिंग 6 लेता है, तो 3 3 में डिवाइड हुआ, वेरी गुड। हाँ ऐसे ही होगा क्वेश्चन, ऐसे ही होगा क्वेश्चन। ठीक है, 5 2 नहीं आएगा, 5 3 आएगा क्वेश्चन का आंसर।
ठीक है, 5 2 नहीं आएगा, 5 3 आएगा। अच्छा देखो अभी तक मैंने क्या लिखा कि दो शहर है, एक का नाम एम है और एक का एन है, और पी कहाँ है, ठीक इनके मध्य में स्थित है, ठीक है, इनके ठीक बीच में है। एक नाव ने क्या करा, वो एम से पी चलेगी और पी से वापस एम पर चलेगी, और ऐसा करने में उसको कितने घंटे लग गए, 15 घंटे। अब इस 15 घंटे को यूं नहीं कह सकते कि 7.5 घंटे जाने में लगे होंगे, 7.5 घंटे आने में लगे होंगे। क्यों नहीं कह सकते, इस बात को अच्छे से समझ लो। ये क्या है, ये नदी के किनारे दिए गए शहर हैं। इसका मतलब जो नाव चल रही है ना, वो पानी चलता हुए पानी के अंदर तैर रही है, चलते हुए पानी के अंदर तैर रही है। इसका मतलब उसको जाते टाइम अगर पानी का स्पॉट मिला होगा तो वापिस आते टाइम उसको पानी का ओपोज मिला होगा, ठीक है ना। यानी कि एक बार तो वो अनुकूल गई होगी, फिर वापिस प्रतिकूल आई होगी, या फिर प्रतिकूल गई होगी तो वापिस अनुकूल आई होगी। यानी कि एक डायरेक्शन तो उसकी डाउनस्ट्रीम है तो दूसरी अपस्ट्रीम है। यानी कि 7.5 घंटे डायरेक्ट नहीं कह सकते कि 7.5 जाने में लगे 7.5, ऐसा तो कहां होता। अगर पानी खड़ा होता या वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा होता तो ऐसा करते, ठीक है ना मेरी बात, एक ही डायरेक्शन में। परंतु इसकी डायरेक्शन भी चेंज हुई है और पानी भी खड़ा नहीं है। पानी क्यों नहीं खड़ा है, क्योंकि इसने कहा नदी के किनारे हैं, नदी के किनारे हैं, ठीक है ना। नदी के किनारे का मतलब पानी चल रहा था। फिर अब यहां से इसने दूसरी कंडीशन और बोली कि वो जब m से n जाती है, देखो ये एक ही डायरेक्शन है, बस m से n निकल गया, तो कितने घंटे लग जाते हैं उसको, 6 घंटे लग जाते हैं। हमने क्या पता करना है, नाव की शान जल में चाल और धारा की चाल का अनुपात निकालना है। बहुत आराम से समझना। तो उसको 6 घंटे लगे हैं दोस्त, उसको जो 6 घंटे लगे हैं, ये कहां से कहां तक लगे हैं, m से n तक लगे। p इनके ठीक मध्य में पड़ता है, तो मैं कह सकता हूं ना कि m से p, मैं क्या कह सकता हूं कि m से p वो 3 घंटे में गया होगा, और फिर p से n, वो p से n फिर 3 घंटे में गया होगा, वो फिर p से n 3 घंटे में गया होगा। अब मैंने 6 घंटे को आधा आधा करके कह दिया कि 3 घंटे 3 घंटे, परंतु मैं इस 15 घंटे को आधा आधा करके क्यों नहीं कह पा रहा हूं कि 7.5 और 7.5 घंटे, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई है। यहां पर एक बार उसको स्पोर्ट मिला है पानी का, एक बार ओपोज मिला है, परंतु यहां पर पानी का या तो केवल स्पोर्ट ही मिला है, या अन्यथा और या फिर उसको पानी का केवल ओपोज ही मिला है, यानी कि उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। तो इसका मतलब है वो अपनी जिस स्पीड से चला था उसी स्पीड से पहुंचा भी है। परंतु यहां पर ना m से p जिस स्पीड से गया, p से m उसी स्पीड से वापस नहीं आया है। और मैंने क्यों कहा कि 3 घंटे ही लगेंगे, क्योंकि ये ठीक मध्य में पड़ता है। यानी कि m से n अगर वो 20 किलोमीटर की दूरी है तो m से p की दूरी 10 किलोमीटर की आधी होगी, और जब पूरी 20 किलोमीटर की दूरी के लिए 6 घंटे लगते हैं तो आधी दूरी 10 किलोमीटर के लिए टाइम भी आधा 3 ही घंटे लगेंगे, और फिर p से n भी 10 ही किलोमीटर रह गया तो 3 ही घंटे यहां लगेंगे। डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, इसीलिए टाइम को हाफ हाफ स्प्लिट करा जा सकता है, परंतु डायरेक्शन चेंज हो गई इसीलिए टाइम को हाफ हाफ में स्प्लिट नहीं करा जा सकता, ठीक है ना। टाइम को स्प्लिट नहीं करा जा सकता। अब मेरी बात को बहुत आराम से समझना। मुझे क्या पता लग गया कि m से p वो 3 घंटे में जाता है। अब देखो यहां 15 घंटे क्या लगते हैं, m से p, p से m से p तो पता ही लग गया, m से p कितना है, 3 घंटे है। m से p कितना है, 3 घंटे है, तो मैं कह सकता हूं p से m फिर 12 घंटे होगा। p से m कितना होगा, 12 घंटे। क्यों, क्योंकि m से p से m में टोटल 15 घंटे लगते हैं। m से p ऊपर वाले ने कंफर्म कर दिया कि 3 ही घंटे, इसका मतलब 15 माइनस 3, p से m तो 12 ही घंटे लगेंगे। यानी कि वो अनुकूल में जब जाता है तो उसको 3 घंटे लगते हैं, और प्रतिकूल में जब वापिस आता है तो उसी दूरी के लिए 12 घंटे लग जाते हैं। बोलो गलत है कि सही है, बोलो गलत है कि सही है। अब यहां पर क्या है, यहां पर क्या है दोस्त, m से p और p से m में डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है, सेम है। डिस्टेंस क्या है, सेम है, क्योंकि m से p, अब ऐसा तो है नहीं कि नदी के किनारे हैं तो शहर ही हिल जाते होंगे, ये पीछे हट जाता होगा, ये आगे खिसक जाता होगा, ऐसा तो है नहीं, शहर तो वहीं रहेगा। यानी कि m से p की दूरी फिक्स है, तो वो जितनी दूरी गया उतनी ही दूरी वापिस आया। तो गया 3 घंटे में तो वही दूरी वापिस आया 12 घंटे में, यानी कि दूरी क्या है, दूरी क्या है, सेम है। डिस्टेंस क्या है, सेम है। डिस्टेंस क्या है, सेम है। और डिस्टेंस अगर सेम हो, डिस्टेंस अगर सेम हो तो मैं कहूंगा कि टाइम और स्पीड क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टा होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी का टाइम कम है, किसी को टाइम कम लगता है तो उसकी स्पीड ज्यादा है। टाइम अगर कम होगा तो उसकी वजह क्या होगी कि उसकी स्पीड ज्यादा है, परंतु अगर किसी का टाइम ज्यादा है तो उसकी वजह क्या होगी कि उसकी स्पीड कम है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों ही हालातों में क्या था, सेम था, कांस्टेंट था, बराबर था।
डिस्टेंस तो एम से पी का सेम था, परंतु एक बार 3 घंटे लग रहे हैं, एक बार 12 घंटे लग रहे हैं। इसका मतलब है कि जब वो 3 ही घंटे में पहुंच गया तो इसका मतलब स्पीड बहुत ज्यादा थी, परंतु अब उसको उसी डिस्टेंस के लिए 12 घंटे लग गए तो इसका मतलब उसकी स्पीड बहुत कम थी। क्लियर हुई मेरी बात? यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो अनुकूल की चाल है और अनुकूल की जो चाल है और जो प्रतिकूल की चाल है, अनुकूल की जो चाल है और प्रतिकूल की चाल है, उसका अनुपात क्या बनेगा? उसका अनुपात क्या बनेगा? तो मैं कहूंगा कि अनुकूल का टाइम तो प्रतिकूल की चाल बन जाएगा यानी कि 3, और अनुकूल की यानी कि प्रतिकूल का जो टाइम है वो अनुकूल की चाल बन जाएगा यानी कि 12। तो 12:3, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? 4:1 भी लिख सकता हूं। तो अनुकूल की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्रतिकूल की चाल क्या है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इस अनुपात में है वो, इस अनुपात में है वो। और मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है दोस्त बी अनुपात डी निकालना है। मुझे क्या निकालना है? बी अनुपात डी निकालना है, यानी कि नाव की शांत जल में चाल व धारा की चाल का अनुपात निकालना है। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? ए और पी का जोड़ बटे में 2 करते हैं। ए और पी का जोड़ बटे में 2 करते हैं। ए कितना है? 4, पी कितना है? 1, 4 और 1 का जोड़ कितना हो गया? 5, 5 बटे में 2 कितना होगा? 5 बटे 2 ही लिख लेते हैं, 5 बटे में 2 ही लिख लेते हैं, 5 बटे में 2 ही लिख लेते हैं। ये आ गई बी की वैल्यू। डी की वैल्यू क्या होगी? डी की वैल्यू क्या होगी? डी की वैल्यू होती है जी ए घटा पी बटे में 2। तो 4 में से 1 गया 3 और बटे में 2, ये किसकी वैल्यू होगी? डी की। 4 माइनस 1 यानी कि 3 बटे में 2, ये होगी डी की वैल्यू। इन्हीं का अनुपात निकालना था, यानी कि मुझे 5/2 अनुपात 3/2 निकालना है। परंतु ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, सरलीकृत रूप में नहीं है ये अनुपात। और अनुपात का नियम होता है जब जब इसको लिखा जाएगा तो इसको लिखा जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर, यानी कि सरलीकृत रूप के अंदर लिखा जाएगा। ये जितना कट सकता है काटा जाएगा, जितना गुणा करके इसको निपटाया जा सकता है निपटाया जाएगा, परंतु ये और ना कटे ऐसे फॉर्मेट में ला करके छोड़ना है। तो ये अभी अगर मैं 2 से गुणा कर दूं दोनों साइड तो ये कितना हो जाएगा? यहां से 5 हो जाएगा, और यहां से कितना हो जाएगा? यहां से कितना हो जाएगा? गुणा 2 करने पर 3 हो जाएगा, यानी कि क्या अनुपात मिल गया आपको? 5:3 मिल गया। तो मैं कहूंगा कि नाव की शांत जल में चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या है? तो आप बोलोगे ऑप्शन ए 5:3 है। कितना है? ऑप्शन ए 5:3 है। ठीक है जी, क्लियर है? क्लियर है? अगर 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 यहां आप 4-1 लेकर के ना चले, 12-3 पे ही गेम खेल ले, तो भी क्वेश्चन का आंसर सेम ही आना है। कैसे सेम आना है जी? 12 और 3 का जोड़ कितना हो जाएगा? 15/2। ये नाव की शांत जल में चाल आ गई, अनुपात पर धारा की चाल 12 में से 3 गया 9 और बटे में 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? आप लोग बोलोगे इसको लिखा जा सकता है जी 15:9, 2 से गुणा कर दी, परंतु ये अभी भी सिंप्लीफाइड ना हुआ। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही 3 से कट सकते हैं, और अगर मैं इन दोनों को 3 से काटूंगा मैं फिर से कहां पहुंच जाऊंगा? 3×5 = 15, 3 3 5:3 पे, यानी कि इसको लोगे तो भी वही 5:3 मिलेगा, इसको लोगे तो भी वही 5:3 मिलेगा। तो चाहे यहां से कर लो चाहे यहां से कर लो, क्वेश्चन का आंसर दोनों ही हालातों में क्या आना है? सेम आना है। ठीक है, ए अनुपात पी वाला वापिस से बता दो। ए अनुपात पी ऐसे आया है, जाने मन मेरी बात को समझने की कोशिश करना। देखो क्या करा था मैंने, हाँ अच्छा ये समझ में आ गया, ये फोटो समझ में आ गया सभी को? चलो नए पेज पे करते हैं। देखो ये एक शहर है एम, ये एक शहर है एम, ठीक है, और ये एक शहर है एन, और इनके ठीक बीच में कौन है? तो पी शहर है। ठीक है, ये 3 शहर है एम एन और पी, और पी कहाँ है? बीच में। इसने कहा था कि एक नाव क्या करती है, एक नाव क्या करती है? तो आप लोग बोलोगे एक नाव है जो एम से पी जाती है, एम से पी जो है जाती है एम से पी, और फिर यहीं से वापिस आ जाती है, यहीं से वापिस आ जाती है, यहीं से क्या हो जाता है? वापिस आ जाती है। ठीक है ना, यहां से जाती है और फिर वापिस आ जाती है, यहीं से क्या हो जाता है? वापिस आ जाती है। ठीक है ना, यहीं से क्या हो जाता है दोस्त? वापिस आ जाती है, यहीं से क्या हो जाता है? वापिस आ जाती है, यानी कि जहां से चली थी वहीं वापिस पहुंच गई, वहीं पर वापस पहुंच गई। एम से पी गई और पी से एम आ गई, और ऐसा करने में कितना टाइम लग गया? तो आपको पता है दिया गया है 15 घंटे लेती। ठीक है, अब क्या दिया गया? अब आगे क्या दिया गया? उसने एक बात और कही, उसने एक बात और हमसे क्या कही कि अगर वो एम से एन जाती है, अगर वो एम से एन जाती है, एम से एन स्टेशन तक जाती है, तो उसको जो है 6 घंटे लग जाते हैं, 6 हार्स लग जाते हैं, 6 घंटे। अब यहां पर तो डायरेक्शन चलो चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई, परंतु जब वो एम से एन गई तो उसको डायरेक्शन तो चेंज नहीं करनी पड़ी ना, यानी कि जो वो स्पीड लेकर के चला, जो वो स्पीड लेकर के चला उसी स्पीड से वो जाकर के रुका।
उसी स्पीड से वो चलता रह गया, चलता गया, चलता गया और वहां जाकर के रुक गया, यानी कि उसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, उसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, उसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। परंतु यहां आप ऐसा नहीं कह सकते, जब वो स्टेशन एम से चला था पी तक गया तो उसकी स्पीड एक रही, कोई फर्क नहीं पड़ा, परंतु वो पी से एम भी आया, पी से वापस एम आया, और अब जिस स्पीड से यहां एम से पी गया था उस स्पीड से पी से एम नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अनुकूल गया है तो प्रतिकूल आया है, और प्रतिकूल गया है तो अनुकूल आया है, यानी कि उसकी डायरेक्शन चेंज करने की वजह से उसको पानी का स्पोर्ट या अपोज मिलने की वजह से उसकी डायरेक्शन में चेंज आया होगा, कुछ ना कुछ ऑल्ट्रेशन जरूर हुआ ही होगा, मस्ट हैव टू, सीधी सी बात है कि पक्का हुआ होगा भाई, इसीलिए हम इसको टाइम को हाफ हाफ नहीं कर सकते। परंतु यहां पर जिस स्पीड से गया है उसी स्पीड से जाकर के रुका भी है, यानी कि उसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि यहां यहां जब वो गया होगा तो एम से पी जाने में, एम से पी जाने में और पी से एम जाने, पी से एन जाने में उसको बराबर बराबर टाइम लगा होगा। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा बराबर बराबर लगा हुआ? क्योंकि ये ठीक बीच में है, ये ठीक बीच में है। कहां है ये? ठीक बीच में है। कहां है ये? ठीक बीच में है। तो ठीक बीच में होने का मतलब है कि बीच का टाइम यानी कि 6 का आधा यहां लगा होगा, और ठीक बीच का टाइम यानी कि 6 का आधा यहां लगा होगा। ठीक है, तो अब मुझे पता लग गया, अब मुझे पता लग गया कि जब जब वो गाड़ी एम से पी जाती है, जब जब वो गाड़ी एम से पी जाती है, एम से पी जाती है तो उसको 3 घंटे लगते, एम से पी जाने में 3 घंटे लगते हैं, ये देखो लिखा हुआ है। और फिर इसका मतलब ये होगा कि जब वो पी से एम आई होगी, क्योंकि एम से पी जाकर पी से एम वापस आने में टोटल 15 घंटे लग जाते हैं। अब अगर जाने में 3 घंटे लगे हों तो टोटल 15 बनाने के लिए आने में कितने घंटे लगाने पड़ेंगे? 12 घंटे लगाने पड़ेंगे। कितने लगाने पड़ेंगे? 12 घंटे लगाने पड़ेंगे। यानी कि मुझे क्या मिल गया? समझना मेरी बात को, कि अनुकूल का टाइम और प्रतिकूल का टाइम मिल गया। अनुकूल का टाइम और प्रतिकूल का टाइम मिल गया। अनुकूल का टाइम कितना है जी? 3 घंटे। क्यों कह रहा हूं मैं ये अनुकूल का होगा? क्योंकि ये कम है। और प्रतिकूल का टाइम कितना होगा? 12 घंटे। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये ज्यादा है। ठीक है जी। टाइम कहाँ ज्यादा लगता है? प्रतिकूल में ज्यादा लगता है। टाइम कहाँ कम लगता है? अनुकूल में लगता है। ये तो टाइम आ गया ना। अपना गेम किस पे होगा? सारे का सारा स्पीड के ऊपर होगा। कहाँ होगा? स्पीड के ऊपर। यानी कि अनुकूल की स्पीड निकालनी पड़ेगी, अनुकूल की स्पीड। और क्या निकालनी पड़ेगी? प्रतिकूल की स्पीड, क्योंकि ए और पी को ही यूज करके हम बी और डी को वैल्यूएट कर सकते हैं ना, इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। इनका फिक्सेशन कहां से होगा? ए और पी की वैल्यूज से होगा। एटी और पीटी की वैल्यू से इनका फिक्सेशन नहीं करा जा सकता। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां ये सिनारियो और ये सिनारियो बाउंड अप है, आपस में जुड़े हुए। ठीक है। अब मैं ये कह रहा था ये सिनारियो जब हमने क्रिएट किया, ये कहां से क्रिएट किया? तो आप बोलोगे एम से पी के और पी से एम के लिए ये सिनारियो क्रिएट किया हमने। तो मैं कहूंगा कि एम से पी की जो दूरी है वो तो सेम है, चाहे पी से एम माप लो या एम से पी माप लो, दूरी तो क्या है? सेम है। यानी कि यहां और यहां का जो बाउंडेशन है, यहां और यहां जो इनका ताल्लुकात बना हुआ है, इनका जो संबंध है, इनका जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है, वो किस पर टिका हुआ है? डिस्टेंस सेम पर टिका हुआ है। और अगर डिस्टेंस सेम होगा तो मैं कह सकता हूं कि कम टाइम वाले की चाल ज्यादा और ज्यादा टाइम वाले की चाल कम, यानी कि एक दूसरे के उल्टा हो जाएंगे। यानी कि जो स्पीड है वो दूसरे का टाइम होगा, और जो एक का टाइम है वो उससे दूसरे की स्पीड होगा। यानी कि अनुकूल की स्पीड कौन होगा? प्रतिकूल की टाइम वाला, यानी कि 12। प्रतिकूल की स्पीड कौन होगा? अनुकूल के टाइम वाला, यानी कि 3। अब ये ऐसे आए थे भैया, ए और पी, ए अनुपात पी, ऐसे आए थे भैया, 12:3। अब इस 12:3 को लेकर के चल लो या फिर 4:1 लेकर के चल लो, क्वेश्चन का आंसर दोनों से सेम ही आना है। ठीक है। और वो कितना आएगा? 5:3 आएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, थोड़ा बोर हो गए मेरे ख्याल से। ऐसे नहीं करते, ठीक है, ऐसे नहीं करते इस क्वेश्चन को। ठीक है जी, ऐसे इस क्वेश्चन को नहीं करते, बता रहा हूं इसको मैं। ठीक है, ऐसे नहीं करते। चलो इस क्वेश्चन, ऐसे इस क्वेश्चन को नहीं करते। ठीक है, लेंथ ही लग रहा है, कोई ना जी, इसको और भी सॉर्ट करते। देखो क्वेश्चन देख लिया, ये कैसा है, कैसा कैसा दिखता, दिख गया कैसा कैसा दिखता है। दो शहर है, उनके बीच का शहर दिया गया है। दो शहर है, उनके बीच का शहर दिया गया है। ठीक है, एक कॉर्नर शहर से बीच वाले शहर पर जाता है, वापिस उसी कॉर्नर शहर पर आ जाता है जहां से यात्रा स्टार्ट करी। कुछ टाइम दे रखा है, टोटल इतना इतना लगता है। फिर वो क्या करता है, दोनों मोस्ट कॉर्नर पॉइंट हैं, जो मोस्ट कॉर्नर सिटीज हैं, जो यानी कि जो पूरे पूरे कॉर्नर पर दे रखे हैं, उस साइड से एम और उस साइड से एन, यानी कि वो एक शहर से दूसरे शहर जाता है, उसका टाइम दे रखा है।
ठीक है। और हमसे क्या पूछ रखा है, हमसे पूछ रखा है कि नदी की शांत जल में चाल व धारा की चाल का अनुपात क्या क्या करना है, सीधे सीधे करना क्या होगा, सीधे सीधे जो जो इसने जो इसने क्या दे रखा है, जो इसने ज्यादा टाइम दे रखा उसको उठा लो। देखो नाव की शांत जल में चाल निकालनी है और धारा की चाल का अनुपात निकालना है, ये निकालना है ना हमने बी अनुपात डी। तो ज्यादा टाइम जो दे रखा है वो बी की साइड लिख दो दूसरे, ठीक है जी। अनुपात में क्या लिख दोगे, अनुपात में क्या लिख दोगे, जो कम टाइम दे रखा है उसका डिफरेंस ले लो इसके साथ, ज्यादा टाइम के साथ। ज्यादा टाइम कितना है 15 और कम टाइम कितना है 6, डिफरेंस कितना बना 9 का। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। दोनों को अगर मैं 3 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 3 9। भाई साहब इससे शॉर्ट तो क्या ही करेंगे अब इस क्वेश्चन को, बताओ ऐसे कर दो। एक स्टूडेंट ने शायर मारा है भाई साहब खींच के, सूखे पत्तों के जैसी थी मेरी जिंदगी, सूखे पत्तों के जैसी थी मेरी जिंदगी, किसी ने बड़े प्यार से समेटा और फिर आग लगा। क्या बात, सब सोचना चाहिए आपको। उसने समेट करके आग नहीं लगाई। आप इस बात को यूं देखिए कि कितनी ठंड है भाई साहब, धुंध है, और आज तो न्यू भी संक्रांत है। उसने धुंध पाड़न खातर लगाई होगी या सीकण खातर लाई होगी, या फिर उसका अपना मैस के ब्रांड में लाई हो डांगरा ने बड़ी गरमैश बनी रहो है। समझो आप अगले की भी मजबूरी समझो। हमें जल के कोई नहीं, अगला तो सीख लिया नहीं यार, उसका चाह दूध की में गर्म करे, ठीक है नहीं उसका अगले गोसे आल ले, और ये सूखे पत्ते थे तेरी जिंदगी वाले, और आले गोसे भी फूकन खातर एक बार तो थोड़ा थोड़ा सूखा चाहिए, ताकि मैं इतने में सूखे जड़े वो गोसे सूख भी जावा और फिर जड़ने भी लायक जी। तो हमें उनकी मजबूरी समझो, इसको उनकी लकड़ी बहर पड़ी हो भाई, आंगन में पड़ी हो वह लकड़ी आली हो रही हो उनकी, ठीक है, हमारी साइड बसंती क्या है जिनने ये आ गया, ये आ गया। एक बार फिर रिपीट करता हूं इसको मैंने क्या किया। देखो ये बात तो सभी को कंफर्म पता है कि बी की वैल्यू ना हमेशा ही डी की वैल्यू से ज्यादा होती है, बी की वैल्यू ना हमेशा ही ज्यादा होती है, डी की वैल्यू हमेशा ही कम होती है। क्योंकि अगर इसका उल्टा हो, अगर इसका उल्टा हो तो वो नाव कभी भी उस नदी में तैर ही नहीं पाएगी, ठीक है, क्योंकि वो पानी उसको उठा करके वापस ले जाएगा, ऐसा वो प्रतिकूल में कभी तैर नहीं पाएगी। यानी कि बी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ज्यादा, और डी की वैल्यू क्या होती है, हमेशा ही कम होती है। बी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ज्यादा, और डी की वैल्यू क्या होती है, कम। अब यहाँ पर अनुपात जो लेना है ना, वो बड़े टाइम को लो। बड़ा टाइम कौन है, देखो तो यहाँ पर 2 घंटे लग रहे हैं। एक तो टाइम क्या दे रखा है 15 घंटे, और दूसरा टाइम क्या ले रखा है 6 घंटे। यहाँ से आपने उठाना है बड़े वाले को, यहाँ से आपने उठाना है बड़े वाले को, यहाँ से आपने किसको उठाना है, बड़े वाले को, और एक किसको उठाना है, इनके डिफरेंस को। इनका डिफरेंस कितना आया 9, इसी का अनुपात बना दो, यही क्वेश्चन का आंसर बनेगा। जैसे मैंने 3 से काटा तो ये बन गया 5:3। परंतु ये 5 और 3 में कौन किसकी वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, तो जो ज्यादा बड़ा है ना, बड़ा कौन है 5, तो वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि बी है, ठीक है, ये बी है। और जो छोटा है वो डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि बी अनुपात डी की वैल्यू है, बी अनुपात डी की। कल को अगर यहाँ क्वेश्चन में ऐसे बोल देना तो धारा की चाल व धारा की चाल व नदी की शांत जल में चाल का अनुपात क्या है, तो फिर 5-3 क्वेश्चन का आंसर नहीं रहेगा, फिर क्या हो जाएगा 3-5, क्योंकि इस बार उसने धारा की चाल पहले मांगी आपसे, इस बार उसने धारा की चाल पहले मांगी, ठीक है ना, क्लियर है। किसी को कोई आपत्ति, कोई शक, कोई वहम तो नहीं है किसी का। वहम का इलाज था पीजीआई भी नहीं होंगे, पर कटांगे जरूर जिन्हें पाल रखे। ढिल्लों ਅਤੇ भाठा की मशक जोड़ी ने तहलका पूरे स्टेट विच ठाल रखे। लीसो के 3 स्टूडियो है, देखो लीसो के 3 स्टूडियो कहाँ है वो भी दिखाऊंगा मैं तुम्हें आज, ठीक है, समझे इस बात को। लीसो के 3 स्टूडियो है, कहाँ कहाँ है वो देखना। एक तो है, नाम देख लो उनके, L1 L2 L3। ये L1 वो कतई नहीं है भाई साहब जो तुम लोग सोच रहे हो, वो कतई नहीं है। जिनको पता है वो समझ गए होंगे कि ये बात कहाँ बोली जा रही है। L1 L2 L3 ये है एक नदी के किनारे पे, ठीक है, 3 स्टूडियो। जहां L2 है ना, वो दोनों L1 व L3 से समान दूरी पर है। एक नाव L1 से L3 यानी कि एक मोस्ट कॉर्नर से बीच वाले पर जाती है और 8 घंटे में जाती है। L1 से L3 8 घंटे में जाती है, और L1 से L2 तक जाकर वापस आने में कुल 11 घंटे ले लेती है। यानी कि मोस्ट कॉर्नर पर जो विजिट करती है L1 है, फिर पूरा दूर L3 है, और ठीक इनके बीच में L2 है। वो L1 से L3 चली गई, पूरा 8 घंटे लग गए उसको, ठीक है। और L1 से L2 यानी कि मोस्ट कॉर्नर के लेफ्ट मोस्ट से ले लो या राइट मोस्ट पे कहीं ले लो, वो वहां से जाती है और ठीक बीच वाले पर आती है और फिर वापिस चली जाती है। ऐसा करने में उसको 11 घंटे लग जाते हैं। नाव की पहले शांत जल में चाल फिर धारा की चाल का अनुपात मांगा गया, तो सीधी सी बात है, ज्यादा टाइम कितना है 11, और दोनों का अंतर कितना बनेगा 3, तो 11:3 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया जी, ठीक है, 11:3 ऑप्शन ए, ठीक है।
क्लियर है? क्लियर है? एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ। एग्जैक्ट 11:30 हुए, देख रहे हो भाई साहब? एग्जैक्ट 11:30 हुए, एग्जैक्ट 11:30 हुए, एग्जैक्ट 11:30 हुए, और टॉपिक फिनिश। ग्रेट। यू आर द बेस्ट टीचर। अरे नहीं, आप लोग बेस्ट स्टूडेंट हैं, थोड़ा समझे इस बात को, है ना? तुमने द 100 नाम की अगर नावल पढ़ी हो तो उसमें एक करेक्टर आता है सेड हेडा नाम से, पढ़ो तुम। इतना सा समझ लो, मैं जो कह रहा हूँ ना वो बात सही है कि तुम बेस्ट स्टूडेंट हो, है ना? आ गया यहाँ तक समझ? तो मेरे एंड से ना, मेरे एंड से जो बोट एंड स्ट्रीम था वो कंप्लीट होता है। मेरे एंड से बोट एंड स्ट्रीम था जो वो कंप्लीट होता है। बोट एंड स्ट्रीम था जो वो कंप्लीट होता है। नाव व धारा जो था वो कंप्लीट होता है। एंड स्ट्रीम ये कंप्लीट होता है। आज इवनिंग में भी मैं क्लास करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज इवनिंग में भी क्लास करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं देख लेता हूँ एक बार कि कौन सा टॉपिक उठाएं आज। देख लेता हूँ। एलिगेशन यहाँ हो गया, एवरेज यहाँ हो गया, बोट एंड स्ट्रीम यहाँ हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ नहीं हुआ तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा सकते हैं। डिस्काउंट तो खैर प्रॉफिट एंड लॉस के बाद होगा। डिविजिबिलिटी रूल्स भी लगा सकते हैं, फैक्टर काउंटिंग लगा सकते हैं, और एचसीएफ एंड एलसीएम लगा सकते हैं। नंबर ऑफ जीरोज यहाँ जरूर हो गया होगा। परसेंटेज लगा सकते हैं, पाइप एंड सिस्टम लगा सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस लगा सकते हैं। रेशो एंड प्रोपोर्शन हो ही चुका होगा। रिमाइंडर थ्योरम यहाँ हो ही चुका होगा। सिंपल इंटरेस्ट लगा सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन लगा सकते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस लगा सकते हैं, टाइम एंड वर्क लगा सकते हैं। हो चुका है ये। चलो देख लेंगे। कोई ना भाई, हम शाम तक आपस में बतला लेंगे हमारा कौन सा टॉपिक हो लिया और कौन सा रह गया। और कौन सा रह गया है वो टॉपिक पे लगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज एक टॉपिक में फिनिश करने की पूरी कोशिश करूंगा, और एक कल, है ना? सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करके दी। पूरी कोशिश रहेगी कि 31 जनवरी तक आप लोगों के सिलेबस इन हैंड हो सारा। ठीक है जी। आज के सेशन से किसी का कोई डाउट हो तो बताओ। आज के सेशन से अगर किसी का कोई डाउट हो तो जल्दी से ट्रिगर कर दो। टाइम एंड डिस्टेंस सिमिलर है इसके, वो कर लेना। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस लगा लेंगे। ठीक है भाई, टाइम स्पीड डिस्टेंस लगा लेंगे। ठीक है, कुछ टाइम एंड वर्क कह रहे हैं, कोई ना एक बार टाइम स्पीड डिस्टेंस कर लेते हैं। जो मैं कॉन्सेप्ट रखने वाला हूँ ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस का और टाइम एंड वर्क का और पाइप एंड सिस्टम का, वो तीनों का कॉन्सेप्ट सेम होगा। तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि कौन सा टॉपिक चल रहा है। वो सेम क्वेश्चन, वो सेम कॉन्सेप्ट से करवाऊंगा। तीनों के तीनों टॉपिक ना एक ही कॉन्सेप्ट से निपट जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, टेंशन मतलब यानी कि तुम्हें अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस आ गया तो तुम्हें टाइम एंड वर्क भी आ गया, पाइप एंड सिस्टम भी आ गया। इन तीनों में से तुमने एक भी कर लिया ना तो तुम्हें तीनों टॉपिक आ गए। इसी बात ये है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, वो एक आध टाइप में होना ही है। वेरीफाई कौन करे? क्वेश्चंस क्लियर नहीं दिखते। करते हैं भाई, कोई हिला करेंगे इसका भी, कोई इलाज करेंगे इसका भी। सरूबी आजम ने कहा है कि क्या इस नहीं का कोई इलाज नहीं? बोझ कह देते हो उसने। तुमने शायद ये सुना भी हो शायर, से गाने में था, गुलाम जुगनी का शायर, लास्ट गाने में था। सबसे पहले इसी शायर के साथ शुरुआत कर रखी उसमें, यही शेर मारा कि जाके सबसे पहले, काश मैं तेरे नीलाम हो जाऊं, तेरी बोली तुम लगाओ, तेरी गोली तुम चलाओ।
ठीक है जी। चलो, आज के सेशन से किसी का कोई डाउट नहीं बना। मैथ प्रैक्टिस के लिए मैं पहले बता चुका हूँ भाई, शायद आप लोग लेट जुड़े हैं। वीडियो देख लेना है कंप्लीट, ठीक है, बीच में कहीं जिक्र हुआ था। आज के लिए करते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ रहें। और हाँ, इवनिंग में जरूर थोड़ा सा चेकआउट कर लेना एक बार, 12, 1, 2, 3, 4, 5 बजे तक एक बार चेक कर लेना। स्केड्यूल में जरूर क्लास डाल दी जाएगी 1-1.5 घंटे पहले, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ, मस्त, आनंदित, सुगंधित, प्रफुल्लित बने रहें। अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखा करें दोस्तों। आपको और आपके माता पिता को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो इन्हीं शब्दों, दुआओं, कामनाओं के साथ जय हिंद, जय श्री राम, आप सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, रब।